नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए विषय लाए हैं पशुपालन से संबंधित। जी हां, आज हमारा पशुपालन का दिन है। इसी के संदर्भ में अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। विषय रहेंगे बरसात में पशुओं के रोगों की रोकथाम, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही आपसे चर्चा करेंगे बरसात के मौसम में मुर्गी पालन पर। देखिए, दोनों ही बहुत ही अच्छे विषय हैं। वर्तमान समय में इन दोनों पर ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई सवाल है आपके मन में, कोई समस्या है, तो आप सवाल पूछिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीत शर्मा, जो पशु चिकित्सा अधिकारी है पशुपालन विभाग, नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। बता दें, ये सहायक प्रोफेसर हैं पशु विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर, पंजाब में। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोगों की रोकथाम आप किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसी बरसात के मौसम में मुर्गी पालन आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है, इन दोनों ही विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछने हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बरसात का जो ये मौसम है, ऐसे में हमारे जो दुधारू पशु होते हैं, उन्हें किस तरह की खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। देखिए, बरसात का मौसम आते ही सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पशु की जो इम्यूनिटी लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है जी। और बरसात में जिस तरह से गंदगी, कीचड़ और इस तरह की पशु के जो स्थान है वहाँ पे होने की वजह से मच्छर, मक्खी और इस तरह के जो कीटाणु हैं वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं और रोगों को फैलाते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें मुख्य रूप से देखनी होती हैं। पहला है पशु आहार जी, दूसरा है पशु स्वास्थ्य, तीसरा होता है इसके अंदर पशु प्रबंधन और चौथा होता है बीमारियों से रोकथाम, जिसके लिए हम टीकाकरण करवाते हैं। जी, पशु आहार, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन और साथ ही साथ टीकाकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 4 बिंदु हैं जो हमें वर्तमान समय में तो ध्यान रखने की जरूरत है। इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले आइए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं। हमारे देश में ग्रामीण आबादी का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। एक किसान के परिवार में पशुधन, खासकर दुधारू पशु, एक चलते फिरते बैंक की भूमिका निभाते हैं। चाहे ये गाय भैंस हो या फिर गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरी, इनसे मिलने वाला दूध और अन्य उत्पाद न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी जरूरतों को भी पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब पशुधन, खासकर दुधारू पशु, हमारे इतने काम के हैं तो इनकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। खासकर बरसात के मौसम में तो इनका खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे इन्हें रोग ना हो। बरसात के मौसम में बारिश के कारण व उच्च तापमान की वजह से वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसका असर पशुओं में दिखाई पड़ता है। आर्द्रता के कारण पशु अपने आप में तनाव महसूस करते हैं। बरसात में पशुओं में गलघोटू व मुंहपका, खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसीलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बरसात में शेड में पानी नहीं भरे और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़े की सतह सूखी व फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसीलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशुओं के बाड़े की छत से पानी न टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर व मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें।
तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी कि बरसात के इस मौसम में हम अपने पशुओं की, खासतौर पर कहें दुधारू पशुओं की, किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता हमें मुर्गी पालन के संदर्भ में जानकारी देंगे। डॉक्टर गुप्ता, बरसात का समय है, देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में जो हमारे मुर्गी पालक हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, किस तरह से वो प्रबंधन करें? जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसून लगभग देश के सारे राज्यों में पहुंच चुका है जी। और जब भी मौसम में बदलाव आता है तो मुर्गी के रखरखाव में जरूर परिवर्तन लाता है, क्योंकि देखते हैं हम लोग मुर्गियां जो होती हैं बहुत ही संवेदनशील होती हैं कोई भी मौसम के परिवर्तन के लिए। जी। और जब ये बारिश का मौसम आ चुका है तो जब भी हम देखते हैं बारिश के मौसम में होता क्या है कि तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है और वातावरण में आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो काफी बढ़ जाती है। जी। जिससे जो मुर्गियां होती हैं उनको थोड़ा सा सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें जब भी हम सेट के जो प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि वेंटिलेशन बिल्कुल अच्छी तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए। हवा की जो भी आवाजाही है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि जो भी बारिश का मौसम है, जो मानसून है, मुर्गियों की एक तो पाचन तंत्र और एक उनका श्वसन तंत्र, जो भी सांस लेने का जो सिस्टम है, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जी। और जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हम लोग ज्यादा जो भी जोर देते हैं वो उनके जो भी सेट का जो भी मैनेजमेंट है, जो भी हम लोग वेंटिलेशन की बात करते हैं, जो भी पंखे वगैरह लगाने होते हैं, वो अच्छी तरह से सबसे पहले लगा लेना चाहिए जब भी हम तैयारी की बात करते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह की तैयारी यहाँ पर करनी है और आगे किस तरह के प्रबंधन करने हैं जानेंगे आपसे। लेकिन देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है हमारे विशेषज्ञ ने कि जो बदलता हुआ मौसम है हमारी मुर्गियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में हमें पहले ही तैयारियां यहाँ पर कर देनी चाहिए जब भी हम मौसम के बदलने की बात कहते हैं, मतलब समय आने वाला होता है। किस तरह की और तैयारियां करनी है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक और खास रिपोर्ट है, आपको दिखा देते हैं। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मुर्गी पालन के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खास तौर से बरसात के मौसम में मुर्गियों की खास देखभाल करनी चाहिए। मॉनसून की बारिश में अगर मुर्गियां भीग जाती हैं या उन्हें ठंड लग जाए तो कई तरह के संक्रमण और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मुर्गियों के खानपान और साफ सफाई पर इन दिनों अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बरसात के मौसम में आर्द्रता का स्तर बढ़ जाता है, इसीलिए लकड़ी के छीलन जो आप बिस्तर के रूप में उपयोग करते हैं आसानी से नम हो सकते हैं। ऐसे में मुर्गियों और चूजों को नमी से बचाने के लिए जगह को सूखा रखें। जितना आप उन्हें सूखा रखेंगे मुर्गियां उतनी ही अधिक स्वस्थ होंगी। बारिश के मौसम में मुर्गियों की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो सकती है। मुर्गियां बैक्टीरिया और वायरस से आसानी से संक्रमित हो सकती हैं। बरसात के दौरान मुर्गियों को मच्छरों और दूसरे खून चूसने वाले कीड़ों के साथ साथ बीमारियों से बचाए रखने के लिए मुर्गियों का टीकाकरण जरूर करवा लें। इसके अलावा मुर्गियों के खान पान का भी ध्यान रखें। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। तो देखिए अभी आपने एक और खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपको फिर याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर, इन्हीं पर आपको कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं। इंतजार कर रहे हैं हम आपके कॉल्स का और साथ ही साथ सवालों का। और इसी के साथ आपको बता दें पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार गोलू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं जिला सागर मध्य प्रदेश से गोलू बोल रहा हूँ मैम। जी मैम, मेरी एक गाय है, तो वो मतलब यहाँ बारिश काफी ज्यादा हो चुकी है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। तो वो चरने के लिए जाते घास, तो मैम वो पैर में लंगड़े आने लगी, पता नहीं मैम कीले टाइप के हो गए उसके पैर में। जी क्या कहेंगे ऐसे में? जी मैम, ऐसा तो नहीं खुर पका हो गया उसके पैर में मैम? जी देखिए, जिस तरह के लक्षण बता रहे हैं गोलू जी, मुख्य रूप से जो मुंह पका खुरपका के जो लक्षण होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले तो उसमें उसका तापमान जो है 103-104 डिग्री हो जाता है, काफ़ी तेज बुखार होगा, लार पशु जो है बहुत ज़्यादा गिराएगा, एकदम ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होता है, मुंह और
खुर दोनों में छाले होते हैं। मुंह में जो छाले होंगे, अगर मुंह को खोल के अगर वो देखते हैं तो पूरे जो गम्स हैं और जो टंग है उस पर उनको छाले नजर आएंगे। अगर छाले हैं और खुर जो है ढीला होकर एकदम अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देता है, और फिर जैसे बरसात के मौसम में मक्खी होती है वो उसमें जो है अंडे दे देती है और उसकी वजह से मैगट्स पड़ जाते हैं। अगर ये सारे लक्षण हैं उस पशु को तो ये हम कह सकते हैं कि मुंह खुर का उसको रोग हो गया है। उसके लिए बेसिकली इम्यूनिटी हमें उस पशु की बढ़ानी, क्योंकि वायरल रोग है, हमें उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना है। दूसरा, उसके जो भी सिम्टम्स है, जैसे बुखार है तो बुखार के लिए हमें उसको एंटीपायरेटिक दवाई देनी है। मुंह अगर खुर में उसके कीड़े पड़ गए हैं तो मैगट्स के लिए जो दवाई आती है उसको हमें लगा के, जैसे टी ऑयल हम लगा सकते हैं, और एक मेगोसिड्रल भी एक दवाई होती है जिसको उसमें पट्टी बांध के उसको जो है लगाया जा सकता है, जिससे कीड़ों को हमें रोकना है। और इसके अलावा जो है 7 से 10 दिन तक उसका उपचार करना आवश्यक है, नहीं तो ये पशु जो है दूध देने का जो है, अगर 10 लीटर का दूध है वो सीधा 1 लीटर पे आ जाता है जी। और इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि बरसात का मौसम शुरू होने से 1 महीना पहले मुंह खुर का टीका लगा लेना चाहिए। सरकार द्वारा यह टीका मुफ्त लगाया जाता है और भारत सरकार तो अब मुंह खुर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। फ्री टीकाकरण, फ्री टैगिंग कराया जा रहा है। साल में 2 बार यहाँ पर टीकाकरण करवाया जाता है, और अभी हाल फिलहाल में भी यहाँ पर पशुओं का टीकाकरण करवाया गया है। और अगर आपने नहीं भी करवाया है तो देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, अगर ये लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी देरी ना कीजिए। जैसे उपचार बताया गया है आप उसके अनुसार ही यहाँ पर उपचार कार्य कीजिए। निश्चिंत हो जाइए, आपका जो पशु है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी सलाह देंगे कि जो भी नजदीकी आपके पशु चिकित्सक हो उनकी भी आप सलाह ले लें, उन्हें भी एक बार संपर्क जरूर कर लें। यहाँ पर आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा, आप ही का रुख करना चाहूंगी। आपने 4 मुख्य बातें यहाँ पर कही कि पशु आहार सबसे पहले आपने कहा, तो ऐसे में पशु आहार के बारे में किस तरह की आप जानकारी देंगे? देखिए, पशु आहार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पशु को हम एक बैलेंस डाइट देते हैं जी, पर्याप्त मात्रा में उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, अगर ये पूर्ति हम करते हैं तो बैलेंस डाइट की वजह से उसकी इम्यूनिटी जो है अच्छी रहती है और उसके बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। इस मौसम में हरा चारा काफी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। हरा चारा खिलाने से कई बार क्या होता है, ज्यादा कंसंट्रेट खिलाते हैं। पशुपालक के अंदर ये होता है कि मैं उस पशु से ज्यादा दूध उत्पादन करूं, तो कंसंट्रेट की मात्रा जो है वो बढ़ा देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, अफारे की समस्या बन जाती है और अफारे से जो है पशु को खतरा होता है, उसकी जान को खतरा हो जाता है। ऐसे ही हरे चारे का, इसलिए हम कहते हैं कि तीनों की मात्रा जो है सही ढंग से देनी चाहिए। और जो कंसंट्रेट जो है वो उसको, जैसे जो दुधारू गाय है उसका 2.5 किलो से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हर 2.5 किलो दूध पे आधा किलो जो है उसको बढ़ाना है कंसंट्रेट। अगर कोई 10 लीटर की है तो उसको 5 किलो जो है कंसंट्रेट हमने देना है। इसके अलावा साथ में सूखा चारा और हरा चारा 10 किलो से लेके 15 किलो तक, जैसे अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हमें उसको देना है। और मिनरल मिक्सचर का उसके अंदर अवश्य जो है चारे में होना चाहिए। उसमें अलग से हमें फीड करना पड़ता है 30 से 50 ग्राम डेली एक पशु के लिए। मिनरल मिक्सचर क्या करता है कि जो पशु प्रजनन संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनसे भी बचाव करता है और जो एनिमल की जो प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन है, उसको भी मेंटेन रखता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर पशुओं के आहार का हमें ध्यान रखना है। जिस तरह से हम अपने आहार को यहाँ पर ध्यान रखते हैं, संतुलित डाइट हम कहते हैं, हम लेते हैं, तो ऐसे ही हमारे पशुओं के लिए भी हमें संतुलित मात्रा में ही आहार को यहाँ पर देना है ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी बेहतर बनी रहेगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मिंटू जी, क्या सवाल है आपका? ये मेरा नाम मुर्गी पालन के बारे में जानना था। मुर्गी पालन के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? जैसे कि मैंने घर में मुर्गी पाला था 150-200, तो सभी मुर्गी बीमारी में मर गए जी। हाँ, तो आप शुरुआत फिर से करना चाहते हैं? तो मैं शुरुआत फिर बच्चे मुर्गी से चालू करना चाहते हैं, तो उसको शुरुआत में कैसे ख्याल रखे कि आगे बीमारी ना लगे? जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, ये मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे आप इनको कि किस तरह की तैयारियां करें?
जी, यदि आप इस समय मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो बरसात का जो अभी जैसे मौसम चल रहा है उसका जरूर ध्यान रखें। और आप सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप किस मीट वाली मुर्गी को पालना चाहते हैं, अंडे वाली मुर्गियों का, क्योंकि दोनों के प्रबंधन में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। जी। यदि आप मीट वाली मुर्गी, जिनको हम ब्रॉयलर कहते हैं, उनको पालते हैं तो बिछावन की जो बिछावन है उसको सूखा रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में बिछावन बहुत जल्दी गीला हो जाता है, जिससे अमोनिया गैस बन जाती है और वो मुर्गी में बहुत तरह की, जैसे CRD वाली बीमारी होती है, वो बीमारी कर देती है। जी। और यदि आप जैसे आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो एक तो बहुत तरह की पहले आपको ब्रीड, जो भी नस्ल है मुर्गियों की, पहले आप उनका चयन करना पड़ेगा कि आप एक तो फार्मी मुर्गी होती है और एक देसी मुर्गी होती है। आजकल देसी मुर्गियों का बड़ा प्रचलन हो गया है, लोग उनके मीट को और उनके अंडे को प्रेफर करने लगे हैं, खाने लगे हैं, अच्छे दाम में बिकते हैं। जी। तो आप देसी मुर्गियों को भी अपना सकते हैं, अपने फार्म में स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम लगभग 1000 बर्ड्स का आप टारगेट रख के कर सकते हैं। 1000 मुर्गियों से स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने जो भी प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ है, माल तैयार हुआ है, आप उसकी एक अच्छी कीमत में आप उसको बेच सकते हैं। ये मीट की बात होगी। यदि आप अंडे वाली मुर्गियों के साथ फार्मिंग की स्टार्ट करना चाहते हैं तो वही 1000 मुर्गियों की फार्मिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। लगभग एक मुर्गी के पीछे 500 रुपए का खर्चा आता है, जो भी आप स्टेब्लिश करते हैं अपने फार्म को। तो आप इस तरीके से, यदि आपको अपना वो देखना पड़ेगा कि आपके पास कितनी पूंजी है और कितनी मुर्गियों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो तैयारियां करनी हैं तो आपको पहले चयन करना होगा कि किस उद्देश्य से आप मुर्गी पालन यहाँ पर करना चाहते हैं, उसके पश्चात आप शुरुआत यहाँ पर निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और किस तरह की आपको यहाँ पर तैयारियां करने की जरूरत है, किस तरह से आप इस समय में अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, बताएंगे आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बरसात में पशुओं की देखभाल। जी हाँ, रोग कौन कौन से लग सकते हैं इनके बारे में, और साथ ही मुर्गी पालन के संदर्भ में भी हमारी चर्चा लगातार जारी है। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं मंदसौर से, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार राधेश्याम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है मैडम, भैंस ज्ञापन होने के बाद में कितने दिन तक दूध निकाल सकते हैं? जी, ज्ञापन होने के बाद कितने दिन तक दूध निकाल सकते हैं? जी जी, ज्ञापन होने के बाद बेसिक चीज़ क्या है कि जो ब्याने का जो टाइम होता है, ड्राई पीरियड 2 महीने हमें छोड़ना है। जी। अगर गाय है, जैसे गाय का जो है वो 9 महीने का होता है, भैंस का 10 महीने का होता है, तो आप 2 महीने का ड्राई पीरियड छोड़ना नेसेसरी है, बहुत जरूरी, अति आवश्यक है, तभी वो अगली बार अगले ब्यात में वो बेहतर दूध दे पाएगा। जी बिल्कुल, तो 2 महीने का यहाँ पर गैप रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, और डॉक्टर शर्मा आपके पास ही आना चाहेंगे। आहार के बारे में आपने जानकारी दे दी, जो आज का विषय है कि रोगों का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। खुरपका मुंहपका के बारे में आपने जानकारी दी, और कौन से रोग हैं जो प्रभावित कर सकते हैं स्वास्थ्य को? देखिए, बरसात के समय एक दूसरा रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है गलघोटू का रोग। जी। गलघोटू के रोग के अंदर क्या होता है, पशु के अंदर गलघोटू, जैसे उसका नाम बता रहा है, गले के अंदर जो है स्वेलिंग हो जाती है और पूरा जो जबड़ा है पूरा सूज जाता है। उसमें भी बुखार जो है 103 104 है। ये लेकिन एक बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरियल डिजीज का हम लोग कहते हैं कि उपचार
संभव है, लेकिन फिर भी अगर टीकाकरण समय पे लगवाते हैं, बरसात शुरू होने से 1 महीना पहले अगर टीकाकरण लगवाते हैं, क्योंकि टीके को असर आने के लिए भी 14 से 21 दिन का समय लगता है। कोई भी टीका हम लगवाएंगे तो 14 से 21 दिन में ही वो पूरी अपनी क्षमता देता है। तो गलघोटू के लिए, गलघोटू के लक्षण जैसे मैं बता रहा था, पहला तो बुखार हो गया, दूसरा गले में सूजन हो गया, पशु के अंदर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, पूरा गला, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके ऊपर पूरा स्वेलिंग की वजह से जो है ना उसको दिक्कत आती है सांस लेने के अंदर, और अगर सही तरह से उपचार और सही समय पे उपचार नहीं हो तो इसमें पशु की मृत्यु भी हो सकती है। जी, तो ऐसे में गलघोटू बहुत ही खतरनाक बीमारी यहाँ पर साबित हो सकती है अगर सही समय पर इसका टीकाकरण ना करवाया जाए। तो देखिए, जैसे ही हमारी सरकार द्वारा ये सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, समय समय पर ये टीके लगवाए जाते हैं, तो ऐसे में हमें सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। जब भी ऐसा कुछ अवसर आता है तो निश्चित तौर पर आपको अपने पशु को ले जाना है, टीकाकरण यहाँ पर जरूर करवाना है, तभी इतनी गंभीर बीमारियों से आपके पशु को आप बचा सकेंगे। और जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ और मेरी एचएफ गाय के मुंह से ब्लड आता है जी, खांसती है और उसके मुंह से ब्लड आता है जी। मुंह से खून आने की समस्या है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सूखा तूड़ा वगैरह होता है तो वो कभी कभार जैसे पशुपालक जो है ना एकदम ऐसे ही उसको देते हैं बिना भिगो के। अगर हम कहते हैं अगर सूखे चारे को थोड़ा भिगो के देंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और वो ड्राई होने की वजह से जो है वो मुंह में जो है घाव कर देता है, और घाव होने की वजह से अगर एक बार घाव हो गए, जब तक वो ठीक नहीं करेंगे तब तक वो सूखा चारा उसको देते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसमें बहुत ही सिंपल चीज है, लाल दवा आती है पोटेशियम परमंगनेट, 10 रुपए की आपको किसी भी मेडिकल हॉल पे मिल जाएगी। उसको पानी में मिक्स करके जो घाव हैं उन पे लगाना है। और अगर छाले बहुत डीप और वैसे हो गए हैं तो इसमें हम बोरिक एसिड और ग्लिसरीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो सूखा चारा दें, कोशिश करें उसको भिगो के दें, और या फिर जब तक ये मुंह के छाले ठीक हो थोड़ा लेग्जेटिव और थोड़ा जो है हरा चारा और उस तरह की चीजें हैं, थोड़ा सूखा चारा जो है कम ही दें। जी बिल्कुल। तो किस तरह की संभावना हो सकती है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। क्या कदम आपको उठाने हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गुप्ता का यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर गुप्ता, जैसे हमारे कॉलर ने पूछा था कि वो मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इस समय भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी समय कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, कोई निश्चित समय होता है मुर्गी पालन की शुरुआत करने का? क्या सही समय क्या रहता है? जी, मुर्गी पालन जब भी स्टार्ट करना, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि जब भी हम लोग चूजे लेके आते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार की गर्मी की जरूरत होती है, जो हमें टेम्परेचर, जो तापमान उनके लिए हमें वहां पर मेंटेन करना पड़ता है। जिस आवासीय व्यवस्था हमने जो बनाई है, जहां पर भी हम चूजे रख रहे हैं, वहां पर एक निश्चित तापमान और निश्चित आर्द्रता वो हमें मेंटेन रखना है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो। जैसे शुरुआत के टाइम में जब हम लोग चूजे लेके आते हैं तो लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हम लोगों को मेंटेन रखना पड़ता है, जो गर्मी उनको चाहिए, जो कंपलसरी है। और धीमे धीमे हर सप्ताह हम लोग 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाते हैं और ये 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आके रुक जाते हैं। तो ऐसा कोई समय का नहीं है। समय तो किसी भी समय में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बस जो पक्षी की, जो भी चूजे की रिक्वायरमेंट है वो हमें उसकी फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके हम उसको सही तरीके से पाल सकते हैं। जी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ अहम जानकारियां हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, तो इसके लिए प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी, प्रशिक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी लाइव स्टॉक से संबंधित कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जब भी हम प्रशिक्षण लेते हैं तो हम उसकी बारीकियां सीख जाते हैं। क्योंकि लाइव स्टॉक एक जिंदा चीज है जिससे आप लोग डील कर रहे हैं, फार्मर जो भी किसान है वो डील करता है, तो उसके हर पहलू को हमें सीखना चाहिए। कि जब भी हम प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है नस्ल का। जी बिल्कुल, किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है। इनसे हम जानकारी जरूर लेंगे कि किस तरह के यहाँ पर प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जानकारियों की जरूरत होती है। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, गलघोटू के बाद और कौन सी बीमारियों के बारे में आप जानकारी देंगे? मुख्य रूप से जो अभी जो समय होता है बरसात का, बरसात का जो समय, इस समय ज्यादातर पशु जो है ब्याते हैं और ये पार्चुरेशन का टाइम है। जी,
और बच्चे होने के बाद जो मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं उस पे पशुपालक को खास तौर पे ध्यान देना होता है। जैसे कि कौन कौन सी जैसे बीमारियां? पहला है कि मेस्टाइटिस, जो भी अच्छा दुधारू पशु होगा उसके अंदर थनैला रोग की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और उसमें क्या होता है, जैसे पशु अगर बैठ गया या कोई बगल में कोई दूसरा पशु बंधा हुआ है, थन के ऊपर उसने पैर रख दिया है, या कोई घाव हो गया है, या कोई किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो है कीटाणु उसके अंदर थन में प्रवेश कर जाता है और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 से 16, 16 से 64, ये 1 से 2, 2 से 4 नहीं होते हैं, और इनकी मात्रा इतनी जल्दी बढ़ती है कि आप 8 घंटे और 12 घंटे में इन्फेक्शन जो है पूरे अडर को भी ले लेता है। जी, तो ऐसे में मैं आपसे माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, आपको पूछना चाहूंगी कि क्या ये इन्फेक्शन जो दूध दो रहे हैं उनके हाथों से भी हो सकता है? उनके हाथों से संभावना कम होती है, क्योंकि अमूमन जो भी पशुपालक है वो हाथ धोकर ही दूने के बैठता है। बेसिक चीजें क्या होती है कि जैसे पशु का दूध जब निकल गया, निकलने के बाद इमीडिएटली अगर वो पशु बैठ जाता है तो जो दूध का छिद्र जो है वो खुला रह जाता है, और नीचे अगर पशु, जैसे बरसात का मौसम है, नीचे अगर कीचड़ है, गोबर है, तो कीटाणु होने की वजह से उनके प्रवेश की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो क्या इसीलिए कहा जाता है कि जब हम दूध दो देते हैं तो उसकी थोड़ी देर तक हमें पशुओं को खड़े रखना चाहिए? जी, उसको जैसे उस समय बांट दे दें या उस तरह खाने के उसके जो अगर हम डाल देते हैं तो आधा घंटा जो है पशु जो है उस चीज में बिजी हो जाता है और वो बैठेगा नहीं, और फिर उसके बाद अगर मेस्टाइटिस हो जाता है, थनैला का रोग अगर किसी पशु को हो गया है, तो हम ये कहते हैं नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके, अगर उस दिन संभव है तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन उसका उपचार कराना अति आवश्यक है। जल्द से जल्द उपचार यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि देर कर देंगे तो जैसे हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, तो ऐसे में ये घातक हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी आप समय नहीं गंवाना है। जैसे ही आपको लक्षण नजर आ रहे हैं, जल्द से जल्द पशु चिकित्सक का रुख कीजिए और समय रहते इलाज जरूर करवा लीजिए। इस पर और जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं गुजरात से, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, टीएन पटेल जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो जी, टीएन पटेल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल पूछिए अपना। हेलो, व्यक्ति साथी बात, इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। देखिए, यही होता है जब हम टीवी पर ध्यान देते हैं और फोन पे ध्यान नहीं देते हैं। जब भी कॉल करें तो फोन पे हमसे बात कीजिए, टीवी पर ध्यान नहीं दीजिए, और साथ ही नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल कीजिए, तभी तो हम आपका सवाल सुन पाएंगे, और सवाल सुनने के बाद ही तो जवाब आप तक पहुंच पाएगा। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं जब भी आप हमें कॉल ट्राई कर रहे हैं। तो आइए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा, थनैला के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, और कौन-कौन से रोग हैं? एक चीज मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा कि थनैला के लक्षण क्या होते हैं और पशुपालक को किन चीजों का ध्यान देना है। जी बिल्कुल बताएं। सबसे पहले दूध के अंदर, क्योंकि पशु जो है इंडिकेशन दे देता है कि उसके अंदर कोई परेशानी स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर थन के अंदर कोई ना कोई स्वेलिंग हो जाएगी, अडर जो है हार्ड हो जाएगा, एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा, रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होगी तो वो रेडनेस हो जाएगा। पशु को जैसे ही आप दूध दोहेंगे तो उसमें दर्द महसूस करेगा। इसके अलावा जो है दूध का जो है कलर चेंज हो सकता है, पानी जैसा हो जाएगा, या उसके अंदर खून भी आ सकता है, और अगर सही समय पे उपचार नहीं कराएं तो वो एकदम पस जैसा डेवलप कर जाता है। और इसके लिए जो है अलग तरह की दवाइयां हैं, जैसे हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, सेफ्ट्रिऑक्सोन हो गया, कई चीज़ों का लेते हैं, और उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई का लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि उसकी स्वेलिंग को भी कम करना है और उसके जो है इन्फेक्शन को भी खत्म करना है। और अगर सही उपचार, और दूसरा थनैला के रोग का हमेशा उपचार 5 से 6 दिन तक मिनिमम करना चाहिए। 1 दिन 2 दिन उपचार करके उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर 2 दिन में हम उपचार, हम कई बार हमने देखा पशुपालक को 2 दिन में उसको फायदा मिल गया तो 2 दिन बाद वो बंद कर देता है, और उसके बाद 10 दिन बाद जब वो थनैला रोग आता है तो वो बहुत ही गंभीर रूप से आता है। जी, तो ऐसे में जब तक जड़ से खत्म ना हो जाए तब तक हमें दवाइयों का यहाँ पर इस्तेमाल बंद नहीं करना है, क्योंकि वो फिर से हो सकता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आपके पशु के स्वास्थ्य के लिए। तो आपको ये बात तो जरूर ध्यान में रखनी है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप जानकारी दे रहे थे प्रशिक्षण के बारे में, तैयारियों के बारे में, क्या कहेंगे आप? जी, प्रशिक्षण में वही है, जब भी हम लोग प्रशिक्षण लेते हैं तो हमें उसकी नस्ल के बारे में पता लग जाता है कि मुर्गी की कौन सी नस्ल का हमें चयन करना चाहिए। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है फीड, कौन सा हमें उसको दाना देना है, क्योंकि फीड जो भी रहता है, कोई भी लागत हम लोग लगा रहे हैं तो लगभग 70 से 80% जो कॉस्ट होती है वो फीड की होती है। तो यदि हम लोग दाना, एक सस्ता दाना और अच्छा दाना जो हम लोग मुर्गियों को देंगे,
तब जाके उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनसे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, जो भी अंडे या मीट हमें जो भी लेने हैं वो अच्छे से हम लोग ले पाएंगे और हमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद आती है बीमारियों की बात, क्योंकि क्या होता है मुर्गियों का जो भी किसान मुर्गियों को पालता है, होता क्या है, क्योंकि मुर्गियों में जो भी बीमारी आती है उनमें बहुत सारी बीमारियों के जो लक्षण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। केवल 1 या 2 लक्षण इस तरीके के होते हैं जिनसे हम एक पर्टिकुलर जो बीमारी होती है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये बीमारी है। लेकिन किसान करते क्या है कि उनको सारे लक्षणों का पता करके अपने मुर्गियों को देख के कि ये वाली बीमारी आ गई और दवाई दे देते हैं, जिससे उनको उल्टा नुकसान हो जाता है। तो जब भी किसान एक प्रशिक्षण ले लेता है, जब भी ट्रेनिंग ले लेता है, तो उसको इन चीजों की समझ बहुत बढ़ जाती है कि कौन सी बीमारी कब आती है, उसके क्या लक्षण है और किस हिसाब से उसका उपचार करना चाहिए। तो इसलिए प्रशिक्षण की उपयोगिता यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम मुर्गी पालन की शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण जरूर ले लें, क्योंकि हमें बारीकियों की जानकारी यहाँ पर पता चल जाती है। तो ऐसे में हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है इस व्यवसाय को बढ़ाने में। इस पर और जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। कमल जी ने हमें कॉल किया है दिल्ली से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैं मुर्गी के बारे में जानना चाह रहा हूँ, उसका प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? जी, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। देखिए हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता दिल्ली से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर, कहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे दिल्ली के पास कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर दिल्ली का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे आप जाकर आप जिस किसी भी पशुपालन का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, आप वहां पर संपर्क करना चाहते हैं, बड़े आराम से वहां पे प्रशिक्षण मिल जाएगा आपके पास। जैसे मथुरा भी है, मथुरा में वेटरनरी कॉलेज है, वहां पर भी किसानों को उनके पशुपालन से संबंधित किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आप वहां जाके भी एक प्रशिक्षण ले सकते हैं, और प्रशिक्षण भी काफी तरीके के होते हैं, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो लगभग 5 या 7 दिन की होती है, और लगभग 25 और 30 दिन के कोर्स भी होते हैं, जिसमें आपको और बारीकियों और तरीके की जानकारियां दी जाती हैं। तो इस तरीके से आप यदि दिल्ली के हैं तो दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। आप किस चीज का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वहां पर नोट करा सकते हैं। जी, तो कमल जी दिल्ली का कृषि विज्ञान केंद्र बता दें आपको उज्जवा में स्थित है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में अगर आप पहले उनको फोन कर लें, उनसे बातचीत कर लें, या फिर उनकी ईमेल आईडी आपको नेट पर मिल जाएगी, उस पर आप अगर मेल कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो इस समय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वहां पर संपर्क करके आप निश्चित तौर पर इसके बारे में जानकारी हासिल करके शुरुआत कर सकते हैं। और किस तरह के प्रबंधन कार्य इस समय करने की जरूरत है बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं।
गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि इस मौसम में किस तरह से हम अपने पशुओं को रोग मुक्त रख सकते हैं और अगर रोग हो जाए तो किस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं, और साथ ही मुर्गी पालन के संदर्भ में भी विशेष जानकारियां हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं। जैसे कि एक कॉलर ने हमसे पूछा था कि उनकी जो गाय है या फिर जो दुधारू पशु है वो जब खांसती है तो खून आता है। विशेषज्ञ ने जानकारी दी थी केवल किशन जी कि किस वजह से खून आ सकता है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे खांसी के बारे में भी आप बता दें कि वो किस कारण से हो सकती है और क्या कर सकते हैं उसके लिए। खांसी या रेस्पिरेटरी निमोनिया हम बोलते हैं, उसमें कई 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण जैसे एक हम कहते हैं कि ड्रेंचिंग निमोनिया। कई बार पशुपालक कोई ना कोई दवाई है या कोई अपना उपचार खुद स्वयं उपचार करता है तो नाल से उसको दवाई पिलाता है, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो सांस का जो रास्ता है, उसके अंदर कोई भी दवाई या कोई भी चीज अगर चली जाए तो वो ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। और कोई भी सांस से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको वो खांसी और सांस को तकलीफ होगी। इसके लिए ट्रीटमेंट में बेसिकली आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक का उपयोग करना पड़ेगा। एंड्रोफ्लॉक्सासिन है, यूनिमाइसिन है, और जैसे बुखार भी साथ में, अमूमन जब भी खांसी जुकाम होता है तो उसके साथ बुखार भी होता है, तो उसमें सेरेशियोपेप्टिडेज प्लस पैरासिटामोल वाली जो टैबलेट्स आती हैं, काफ़ी मार्केट में काफ़ी तरह के अवेलेबल हैं। और एक एंटी एलर्जिक जैसे क्लोरफेनेरेमीन है, उसको हम उसका उपयोग करते हैं। इन 3 चीज़ों के साथ साथ एक लोकल भी सिस्टम होता है कि जैसे हम कहते हैं कि गर्म पानी में भाप देना है, उसमें गर्म पानी के अंदर तारपीन का तेल अगर 2 ढक्कन डाल करके उसको थोड़ा गर्म पानी को, लेकिन ध्यान रखना है कि पशु उसको पिए नहीं, और उस तारपीन के तेल को 2 ढक्कन डाल करके उसको भाप दे सकते हैं। और कई इस तरह के चटनी भी आती हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो सांस के उस तकलीफ से दूर निजात दिला सकते हैं। जी, तो ये खांसी अगर हो रही है तो ये सब तमाम हमारे जो पशुपालक हैं कदम उठा सकते हैं। और जो खून निकलने की वो समस्या बता रहे थे उसके बारे में आपने बताया कि सूखा चारा अत्यधिक मात्रा में देने से या फिर वो जो अगर ज़्यादा हार्ड होता है तो उस वजह से ये समस्या हो सकती है। तो केवल किशन जी, आपके जो सवाल थे उसके विशेषज्ञ ने विस्तार से जवाब दे दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं इससे आप ज़रूर संतुष्ट होंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गुप्ता का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर गुप्ता, आपने शुरुआत में जानकारी दी थी कि जो बदलता मौसम है हमारी मुर्गियों के लिए काफी संवेदनशील होता है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है। इस पर और क्या कहेंगे आप? जी, प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रबंधन आता है कि जब भी बरसात का मौसम है तो आप पहले ये देख लीजिए साइड में कहीं भी जो भी छत है उससे पानी आपके सेट के अंदर ना आए, क्योंकि यदि पानी अंदर आ जाता है तो जो भी बिछावन है, जो लिटर डाला गया हुआ है ना, वो गीला हो जाएगा और लिटर के गीले होने से अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बाद में बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाती है। तो सबसे पहले तो हमें टारगेट हमें ये रखना है कि जो भी बिछावन है उसको सूखा रखना है। ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि इसमें एक बीमारी आती है जिसको हम खूनी पेचेस या फिर लाल रंग की बीट होती है, जो खूनी दस्त लग जाते हैं, जिसको हम कॉक्सीडियोसिस बोलते हैं। तो ये भी जब बिछावन इनका गीला रहता है, लिटर गीला रहता है, तो उसके कारण इसके जो कॉक्सीडिया होते हैं उसके अंडे पनप जाते हैं और वो मुर्गी में अंदर पहुंचकर ये बीमारी कर देते हैं। तो ये सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद पहले भी मैंने बताया था कि जो बरसात का मौसम होता है, बारिश का जो मौसम होता है, उसमें ह्यूमिडिटी आर्द्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये लगभग अभी भी हम देखते हैं कि हवा में नमी 80 से 90% तक हो जाती है, लेकिन जो मुर्गियों का जो वातावरण है उसमें नमी की मात्रा 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उनके कंफर्ट के लिए। तो इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? जी, नमी को कंट्रोल करने, नमी में क्या होता है, जब भी नमी बढ़ेगी तो हवा रुक जाती है और हवा रुकने से उनकी मृत्यु दर, जो भी मुर्गियों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें हवा को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें फैन, जो पंखे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और पंखे का ये है कि कभी भी आप, जो भी किसान है, अपने साइड में सीलिंग फैन ना लगाएं। जो छत के पंखे होते हैं उनको अवॉइड करें
जो दीवार पर पंखे जो लगाए जाते हैं उनका उपयोग करें, और वो बहुत तेज पंखे होते हैं, लगभग 60 फीट की दूरी तक वो हवा फेंक देते हैं। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले हमें देखना वेंटिलेशन, हवा की आवाजाही जरूर सुचारू रूप से हो, जिससे जो भी अमोनिया गैस बन रही है या फिर और भी तरीके की कोई भी गैस बनती है वो कम से कम सेट से बाहर निकल जाए। सबसे पहले हमारा टारगेट ये रहना चाहिए। उसके बाद जो प्रबंधन होता है फीड का प्रबंधन, क्योंकि जो बरसात के मौसम में जो भी दाना होता है यदि हमने स्टोर करके रखा है तो उसमें नमी लग जाती है, और नमी लगने के बाद उसमें फंगस आ जाती है जो फफूंदी बोलते हैं। और जब भी फफूंदी वाला जब भी हम फीड जो मुर्गियों को डालते हैं तो उनमें बहुत तरीके के जहर निकलते हैं, जो भी फंगस होती है वो जहर निकालती है, टॉक्सिन जिनको बोलते हैं। तो वो मुर्गी के शरीर के अंदर पहुंचकर बहुत तरीके की बीमारी कर देते हैं, जिससे जब भी हम पोस्टमार्टम, जब मुर्गी मर जाती है पोस्टमार्टम करते हैं तो उसका लिवर सूजा हुआ मिलता है, किडनी सूजी हुई मिलती है, क्योंकि इनका जो मेन काम जो ग्रोथ का रहता है वो शिफ्ट हो जाता है टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि जो भी जो फफूंदी से टॉक्सिन आया उसको खत्म करने के लिए। इसलिए ये सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं और मुर्गी की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात, क्योंकि अब बिना फीड के मुर्गी को आप पाल नहीं सकते, फीड नहीं देंगे मुर्गी मर जाएगी, तो इसलिए फीड का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि आप स्टोर कर रहे हैं फीड तो 1 फीट ऊंचाई पर और दीवार से 1 फीट की दूरी पर फीड को स्टोर करें। कोई भी लकड़ी के पट्टे वगैरह लगा सकते हैं, उसके ऊपर आपको फीड को स्टोर करना, जिससे नमी से बचा जा सके। तो ये एक दूसरा प्रबंधन है जो हमें सबसे बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक जब भी आप हम लोग फीड डालते हैं, जो फीडर होता है, जो बर्तन होता है फीड का, वो कभी भी जो जाली होती है उसके पास ना रखें, क्योंकि यदि बारिश आ जाती है तो बारिश के छींटे आपके फीडर में आके फीड को खराब कर सकते हैं, नमी आ जाएगी, उससे फफूंदी लग जाएगी। तो ये सारी प्रबंधन तकनीकी हैं जिनका विशेष तरीके से ध्यान रखना जी। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप अगर मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, बाड़े का अच्छी तरह से प्रबंधन करना है, आहार का यहाँ पर बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उसमें फफूंद लग गई तो वो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न कर सकती है आपकी मुर्गियों में, और वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप इन तमाम बातों को जरूर ध्यान में रखें। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आपको अपने दुधारू पशुओं को, मुर्गियों को किस तरह से बचा कर रखना है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा लगातार बता रहे हैं कि बहुत सारी घातक बीमारियां हैं जिनके लिए हमें पहले से ही जागरूक रहना है, पहले से ही तैयारियां करनी है। तो और कौन कौन सी बीमारियां हैं जान लेते हैं हमारे डॉक्टर शर्मा से। टीकाकरण के तौर पे अगर हम बात करें तो तीसरी बीमारी आती है ब्लैक वाटर। जी ठीक है, ब्लैक वाटर में क्या होता है, फीवर भी आता है। गायों में बहुत ज़्यादा ये देखी गई है, गाय और भैंस दोनों ही हो सकते हैं, बट प्रायः ये गायों को ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी के ऊपर का जो पोर्शन है, एकदम जो लंबर पार्ट है, वो पूरे जो स्किन है उसके अंदर एकदम हवा जैसी भर जाती है, और जैसे अगर हम दबा के देखेंगे तो चरड़ चरड़ की आवाज आती है, और वो गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं। एनिमल को फीवर रहेगा और वो पूरा बॉडी में स्प्रेड करते, पहले ऊपर पार्ट में होता है, फिर वो पीछे पैरों में आ जाता है, वो पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी और आगे जाके उसकी मृत्यु हो सकती है। इसका भी उपचार वही है कि अगर समय पर हम ब्लैक वाटर का टीकाकरण करवाएं तो इससे हमें निजात मिल सकती है। चौथी जो जैसे हम बात करें तो भेड़ बकरियों में होती है एंट्रोटॉक्सीमिया की। एंट्रोटॉक्सीमिया की वैक्सीन जो है वो भी इसी बरसात के समय से पहले लगवानी होती है, और 14 दिन के बाद इसका बूस्टर लगना बहुत जरूरी होता है। ये भी एंट्रोटॉक्सीमिया भी क्या होता है, भेड़ बकरी में इसकी भी ज्यादातर बढ़िया कोई उपचार हो नहीं पाता है, और सर्कलिंग मूवमेंट्स होते हैं उसके अंदर। भेड़ और बकरी ऐसे चक्कर काटती है और चक्कर काटने के बाद थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन बीमारियों का अगर हम समय पर टीकाकरण कराते हैं तो इन बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही अहम जानकारियां हैं जो हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताई हैं, और इन बीमारियों के लिए पहले ही हमें टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है अपने पशुओं का, अन्यथा काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। लगातार हम आपको बोल रहे हैं कि जागरूक होइए, अपने पशुओं की स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रखना आपका दायित्व है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं सतना से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो बलेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैडम, मैं ये पूछने चाहता था कि मेरी एक भैंस है जो अभी तीसरी ब्यात में है जी, और वो आधी जो है मान लीजिए मुर्रा है और आधी देसी नस्ल है। तो मैं उसमें चाह रहा था कि उससे मैं प्योर मुर्रा नस्ल चाह सके, तो उससे हम चाह सकते हैं? जी,
क्या कहेंगे ऐसे में? देखिए, ब्रीड को अपग्रेड करने वाली बात है। ब्रीड को अपग्रेडेशन देखिए पूरे विश्व, जी सर, इसी बारे में जानना। ब्रीड अपग्रेडेशन के लिए बेसिकली पूरे विश्व में सबसे जो बेस्ट बफेलो की जो ब्रीड है वो मुर्रा है। इसकी निकासी जो है रोहतक हरियाणा से हुई है और ये जो है मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन जो है ये देती है। इसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसको हम प्योर मुर्रा बोला जाता है। उसके अलावा जो होती है वो ग्रेडेड मुर्रा की श्रेणी में आती है और अगर वो क्रॉस कर देते हैं तो वो दूसरी ब्रीड से मिक्स हो जाता है। इसमें अगर प्योर मुर्रा का सेमन आप यूज करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। और मेन चीज ये देखा जाता है कि जो डैम्स ईल्ड बोलते हैं हम, जिसमें माँ का दूध उत्पादन कितना रहा है, उसके हिसाब से उसका अगर सीमेन आप प्रयोग करते हैं तो आप बेहतर जो अगला जो बच्चा आप प्राप्त करेंगे उसकी ईल्ड जो है अपने आप बढ़ जाएगी। जी। जो सपोज करें अगर इनकी अभी 15 लीटर की अगर वो भैंस है तो वो 18 और 20 लीटर तक भी जा सकते हैं। ये ब्रीड अपग्रेडेशन वाली है और इसमें सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन करके जो ट्रेड्स होते हैं, जो खराब ट्रेड्स हैं या जो मुर्रा के ट्रेड्स नहीं, उनको धीरे धीरे हम निकालते हैं और जो बेहतर जो प्रोडक्शन वाले और जो ब्रीड स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं उनको हम इंक्लूड करके ब्रीड को अपग्रेड किया जाता है। और बेहतर इसलिए है कि भारत में ये वाटर बफेलो है, पॉन्ड्स में इसका रहना होता है और यहाँ के वातावरण को सूट भी करती है और बेस्ट प्रोडक्शन बफेलो है इन द वर्ल्ड। जी, तो ये इसके लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं, किससे बातचीत कर सकते हैं? देखिए, जो भी नजदीकी पशु चिकित्सालय है उसमें सीमेन अवेलेबल होता है। मुर्रा बफेलो का सीमेन का उपयोग करें तो उससे जो है ब्रीड अपग्रेडेशन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। और अब तो कई एप्स भी यहाँ पर बनाई गई हैं। ई गोपाला ऐप भी है जिस पर आप जा सकते हैं और आप अच्छा सीमन जो है, अच्छा वीर्य जो है वो भी प्राप्त कर सकते हैं उसके जरिए भी। देखिए, कई तरह के आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं। अब आपको चुनना है कि आप किस से यहाँ पर मदद लेना चाहते हैं, कहाँ आपको संपर्क करना है। हमारे विशेषज्ञ ने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है और ऐसी ही जानकारी आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही वापस आने वाले हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बरसात के इस मौसम में कैसे रखें अपने पशुओं को स्वस्थ और मुर्गी पालन कर रहे हैं तो किस तरह की हमें तैयारियां या फिर कहीं देखभाल करने की जरूरत है। एक कॉलर जुड़े हुए हैं राजस्थान से, रामकृष्ण मीना जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ मैम, बता रहे हो मतलब मैंने क्वेश्चन किया उसमें। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं भी ये पूछ रहा था कि मेरी भैंस है वो क्या है कि मतलब हीट पे नहीं आ रही। जी, क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप डॉक्टर शर्मा?
देखिए हाँ मैम, मैं कह रहा था मेरी एक भैंस है वो हीट पे नहीं आ रही, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और उसके लिए मतलब अच्छी नस्ल के लिए क्या करना चाहिए? जी, अच्छी नस्ल मिले इसके लिए भी क्या कदम उठाएं? देखिए सबसे पहले हीट पे ना आने के कारण को हमें जानना पड़ेगा। हीट पे नहीं आ रही है उसके कारण बताओ। जी बताते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें मैं इनको कहूँगा रामकेश जी को कि सबसे पहले डीवर्मिंग उनको उस पशु का करवा दे। कोई भी कृमिनाशक पेट की जो दवा है जिसमें एल्बेंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं या फेनबेंडाजोल का, ये उसको दे करके मिनरल मिक्सचर का सेवन उस एनिमल को करना है 50 ग्राम से लेके 70 ग्राम, क्योंकि इसको हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मिनरल की कोई ना कोई डेफिशिएंसी है इसके अंदर। पूरा 1 महीने तक इसके अंदर इसको मिनरल मिक्सचर खिलाना है। ये 2 काम करने के बाद नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ले जा करके उस पर गर्भ की जाँच करवाएं और उसमें चेक करें जो वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो ओवरी मसाज करना है या उसके अंदर कोई और किसी प्रकार की कमी है, कोई अगर इन्फेक्शन उसके अंदर प्रतीत होता है तो उसके अंदर इंट्रा यूट्राइन जो है हम दवाई उसके अंदर डालते हैं जिससे उस इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाए। इन 3 चीज़ों के अगर देने के बावजूद भी नहीं होता है तो ऐसे कई कैप्सूल्स आते हैं जो हीट में लाने के लिए पशु के उसमें उपयोग किए जाते हैं। वो आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उनसे लिखवा लीजिए डॉक्टर साहब से, और नहीं तो आप मिनरल मिक्सचर, डीवर्मिंग, ये 2 चीज़ करेंगे और अगर आप उसकी मसाज करवाते हैं तो वो पशु जो है रूटीन में हीट में आ जाता है। नहीं आएगा तो फिर इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज जो है जांच करने के बाद ही मालूम चलेगी, क्योंकि इसमें कॉमन एक वो नहीं होता कि भाई कोई भी पशु हो उसको ये दे दीजिए। मिनरल मिक्सचर तो यहाँ पर देना ही है। जी बिल्कुल। ऐसे में उन्होंने कहा कि अच्छी नस्ल के लिए भी क्या कर सकते हैं? हीट में आ जाए तो उसके बाद क्या? हीट में आने के बाद वही है कि एआई करवाने पड़ेगा। जी, एआई तकनीक से आप अच्छा सीमेंट ले सकते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अंतिम सवाल डॉक्टर गुप्ता आपसे करना चाहूंगी, इस मौसम में मुर्गी पालकों को आप क्या मुख्य सलाह देना चाहेंगे जिससे उनका व्यवसाय अच्छा चलता रहे, वो अच्छी आमदनी अर्जित करते रहें? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी मुर्गी पालक है तो वो सबसे पहले प्रबंधन जो तकनीकी है उसको अपनाएं। दवाइयों पर ज्यादा भरोसे ना करें, क्योंकि यदि आप प्रबंधन आप अपने आवासीय व्यवस्था अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप मुर्गी को इस मौसम में गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, सारे मौसम में आप बचा सकते हैं। फीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी आप दाना उनको पा रहे हैं, जो भी आप दाना उनको दे रहे हैं उसको फीड उनको, एक्चुअली बरसात के मौसम में मुर्गी थोड़ा सा कम खाती है, इसलिए फीड को थोड़ा डेंस कर दें। उसमें आप एक क्विंटल फीड के पीछे 2 लीटर आप कोई भी खाने वाला तेल मिला सकते हैं, जिससे उनको जो भी खपत है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है मुर्गी की, वो पूरी हो सके। जो भी इस मौसम में मक्खियों की भी दिक्कत आती है तो आप मेलाथियोन जो दवाई आती है उसका स्प्रे अपने फार्म के चारों तरफ कर सकते हैं। पेट के कीड़े इस मौसम में बहुत ज्यादा हो जाते हैं मुर्गी के अंदर, तो पिपराजिन एक दवाई आती है जो सर ने बताया था, डीवॉर्मर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिससे एक रेगुलर डीवॉर्मर 2 से 3 महीने में हम लोग करते रहते हैं, जिससे कोई भी पेट की जो कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक साफ पानी और साफ जो भी उनको दाना है वो हमको मुर्गियों को देना है, जिससे उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत है वो पूरी कर सके। जिससे जो हमने टारगेट बनाया हुआ है कि एक मुर्गे को लगभग 35 दिन में 2 किलो का हो जाना चाहिए, और एक जो मुर्गी जो अंडे देने वाली है उसको 1 साल में लगभग 330 या 340 अंडे देने हैं, उसको हम पूरा कर सकें। तो यही सब जो प्रबंधनी व्यवस्था आपको अपनानी पड़ेगी, किसानों को अपनानी पड़ेगी अपने मुर्गी पालन से ज्यादा मुनाफा कमाने। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुर्गी पालन से संबंधित इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि इस बरसात के मौसम में किस तरह की देखभाल कार्य, किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए जानकारी दे देते हैं। अगले कार्यक्रम में विषय रहेगा खरीफ मक्का की बुआई व देखभाल, और साथ ही साथ आपको बताएंगे मशरूम की खेती के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपके पास सवाल है, हमें ईमेल कीजिए hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान और वहां पर हमारा पेज ओपन होगा, आप उस पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। बता दें डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी एक जरिया है जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे।
तो तीनों माध्यमों के बारे में बता दिया है जिससे आप पहले ही अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही जिससे आप लाइव अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही और एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाया जा रहा है उसे जल्दी से स्कैन कर लीजिए और आप सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। किसी भी समय आप हमारे चैनल पर हमारे कोई भी कार्यक्रम देख सकते हैं। हेलो किसान भी आप किसी भी समय देख सकते हैं। बिल्कुल, तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।